हाँ जी, टारगेट फीचर है आज का हमारा कि अगर आपको अपने किसी भी डेटर और क्रेडिटर पर टारगेट सेट करना है कि इस डेटर को 1 महीने में इतने रुपए का माल बेचना है जो कि आपका टारगेट है। तो अगर वो टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो आपको शो कर दे कि ये सारे टारगेट कंप्लीट हो गए और जो कंप्लीट नहीं हुए, वो भी आपको एनालिसिस में शो कर देगा कि क्या-क्या कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो अब इस टारगेट फीचर को कैसे सेट करना होता है, वो आप यहाँ पर समझिए। सबसे पहला स्टेप होता है टारगेट को क्रिएट करने का। मास्टर्स में आप जाएँगे, लेजर मास्टर पे आप क्लिक करेंगे। इसके अंदर आप पहले अपने डेटर का लेजर सेट करेंगे। तो मैंने न्यू लेजर पे क्लिक किया और डेटर का मुझे लेजर बनाना है तो डेटर पे क्लिक किया। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने डेटर का लेजर बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने विप्रो एंड कंपनी बनाया और सेव कर दिया। देन बैक करो। तो सबसे पहला स्टेप था सिर्फ लेजर को क्रिएट करना न्यू लेजर से, डेटर का लेजर है या जिसका भी है। तो टारगेट हम सिर्फ और सिर्फ किसका बना सकते हैं, बेसिकली सिर्फ डेटर और क्रेडिटर का बना सकते हैं। उसके बाद हाँ जी, तो जैसे कि अब हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले लेजर क्रिएट करना होता है, वो लेजर हमने क्रिएट कर दिया। दूसरा स्टेप होता है इसका कि हम टारगेट वाले ऑप्शन में जाएँगे, यहाँ पर टारगेट कस्टमर पे क्लिक करेंगे, ये लेजर मास्टर के अंदर ऑप्शन में ही है। टारगेट कस्टमर पे क्लिक करो, पूछ रहा है कौन से मंथ का आपको टारगेट सेट करना है, तो कोई भी एक मंथ एक बार यहाँ पर चूज़ कर लीजिए आप। उसके बाद आप लेजर का नाम चूज़ करो कि कौन-सी कंपनी का टारगेट सेट करना चाहते हो। मैंने कहा विप्रो एंड कंपनी का मुझे टारगेट सेट करना है, इस पे एंटर किया। देन यहाँ पर आपके पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंथ्स हैं कि कौन से मंथ का आपको टारगेट सेट करना है, उसी को सेलेक्ट करके एंटर करो और यहाँ पर उसकी अमाउंट लिख दो। और अगर आपको पूरे 1 साल का बजट सेट करना है, तो आप एनुअल बजट के सामने यहाँ पर भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अगर पूरे साल का बजट अगर आपको सेट करना है, तो आप यहाँ पर कंप्लीट अमाउंट पुट करेंगे, तो सभी मंथ में अपने आप डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे कि मैं इधर 1 लाख रुपए डाल रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो सभी मंथ में देखो अपने आप फिल अप हो गया कि कौन से मंथ का कितना बजट है। बट अगर आप इंडिविजुअल किसी भी मंथ का बजट जो एडिट करना चाहते हो, तो उसपे कर्सर रख के आप एंटर करोगे तो एडिटली उसकी आप अपनी मर्ज़ी से उसका जो बजट है वो सेट कर पाओ। इतना काम होने के बाद आप इसे सेव कर दो कंट्रोल एंड से और बैक कर दो। कंट्रोल एंड बैक कर दो। फिर आप इस की ट्रांज़ैक्शंस करें, बिल बनाएँ, उसको माल बेचें, सेल्स के अंदर ट्रांज़ैक्शंस करें। जैसे कि ट्रांज़ैक्शन टैब के अंदर आता हूँ, सेल करता हूँ, होलसेल बिल में गया, यहाँ पर मैं किसी भी डेट को एक ट्रांज़ैक्शन कर रहा हूँ विप्रो एंड कंपनी की, इसको मैं माल सेल कर रहा हूँ क्रेडिट में और यहाँ पर कोई भी आइटम उसकी चूज़ कर ली मैंने। मैंने 50 पीसेस जो है, वो सेल किए हैं, 1 पीस 500 1 पीस ₹600 का है। तो 31,500 रुपए का टोटल माल हो गया विद जीएसटी एंड इसे मैंने सेव कर दिया। उसके बाद न्यू रेफरेंस यहाँ बिल नंबर डालना ज़रूरी होता है, तो जो भी आपका बिल नंबर है वो डालिए एंड इसे सेव कर दीजिए। इसे भी एंटर करके आप सेव कर दीजिए। इसके बाद आप एक और एंट्री दिखाइए इसकी, विप्रो एंड कंपनी में गए, यहाँ प्रोडक्ट आपने चूज़ किया कोई भी और यहाँ 20 प्रोडक्ट मैंने ले लिए और यहाँ पर रेट मैंने डाल दिया 650 का
और इसे सेव कर दिया। और एक और एंट्री मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, विप्रो की ही। मैंने विप्रो के लिए बनाया था ना बेटा वो टारगेट। यस सर। अब मैं कीबोर्ड बेच रहा हूँ यहाँ पर इसको 50 और एक कीबोर्ड 200 का मैंने इसको बेचा है और इसको भी सेव कर दिया। इसको कंट्रोल एंड से सेव कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एंटर भी कर सकते हैं। तो अब मुझे देखना है कि उसका टारगेट कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो देखने के लिए आप कहाँ जाते हैं, या बुक्स के अंदर एक लास्ट में एक ऑप्शन है टारगेट एनालिसिस के नाम से और बजट एनालिसिस के नाम से। तो अगर बजट की डिटेल्स भी आपको निकालनी है ना, तो आप यहीं से निकाल सकते हो। आपको मैंने वो स्टेप अंदर वाला बताया था, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो बजट वाला ऑप्शन। तो टारगेट एनालिसिस में आप जाओगे, कौन से मंथ से आपको टारगेट देखना है। मैंने कहा अप्रैल मंथ से लेकर जुलाई मंथ तक का टारगेट देखना है। एंड व्यू कर रहा हूँ, कौन से पार्टी का देखना है, किसका देखना है, वो पूरी डिटेल सभी की आ जाएगी। जैसे कि मैंने विप्रो कंपनी का बनाया था, तो यहाँ पर जो भी टारगेट था उसका, कि टारगेट यहाँ पर जो भी अमाउंट था वो शो कर रहा है, बट आपने अचीव कर लिया है उसे। तो और यहाँ पर 29% जो है वो एक्स्ट्रा आपको शो कर रहा है। हमने वहां पर टारगेट 50,000 का बनाया था ना उसका, ठीक है। यस। तो यहाँ पर वो एनालिसिस शो कर देगा, शायद वहां पर कोई अमाउंट में मिस्टेक हुई है। तो ऐसे एक और कंपनी का करके देखते हैं, जिससे हम इसको और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। मास्टर्स के अंदर आता हूँ, लेजर मास्टर पे जाता हूँ, पहले एक न्यू लेजर क्रिएट कर रहा हूँ और डेटर का लेजर क्रिएट कर रहा हूँ मिस्टर अभी के नाम, और इसे सेव कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आप आते हो मास्टर्स के अंदर, लेजर मास्टर में एक टारगेट का ऑप्शन होगा, टारगेट कस्टमर पे क्लिक करते हैं। मैंने कहा कि मुझे जुलाई मंथ का बनाना है, तो सिंगल किसी मंथ का बनाना है, वो सिलेक्ट किया। फिर किस पार्टी का बनाना है, उस पार्टी को आप यहाँ पर एंटर करिए। कौन से मंथ का बनाना है उस मंथ को एंटर करिए और उसकी अमाउंट यहाँ पर टाइप कर दीजिए और इसे सेव कर दीजिए कंट्रोल एंड से और बैक कर दीजिए। फिर मैं इसको कुछ कुछ भी माल सेल कर रहा हूँ, सेल्स में जाने के बाद होलसेल बिल में मैंने कहा कि मैं अभी को कोई गुड सेल कर रहा हूँ। मैंने कहा कि उसको मोबाइल सेल कर रहा हूँ, मैं 10 मोबाइल सेल कर रहा हूँ और एक मोबाइल 8,000 रुपए का है और इसे सेव कर दिया। सेव बिल, देन सेव इट। और न्यू रेफरेंस से इसे बिल नंबर दे दो जो भी आपका है, देन इसे सेव कर दो। उसके बाद बैक करिए। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है आगे की एनालिसिस करने टारगेट के कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो आप बुक्स में जाइए, टारगेट एनालिसिस पे जाने के बाद मंथ चूज करो, कौन से मंथ से लेकर कौन से मंथ तक आपको टारगेट देखना है और व्यू पे एंटर करो। तो आपको यहाँ दिखा देगा कि अभी का बजट आपने 50,000 रुपए का बनाया था, जिसमें 80,000 रुपीज आपने टोटल 80,000 रुपीज समथिंग का माल सेल कर दिया है। और ग्रोथ आपकी जो हुई है वो 60%, मतलब 60% रुपए का माल आपने एक्स्ट्रा बेचा है। तो इस तरीके से आप इस टारगेट वाले फीचर का यूज कर सकते हैं। इसके स्टेप्स अपनी नोटबुक में नोट करिए, मैं आप सभी के सामने ओपन कर रहा हूँ। तो सेकंड टॉपिक आज जो हमारा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मींस बीआरएस। बीआरएस का मतलब होता है कि अगर हमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना है अपनी बैंक पासबुक के साथ, कि कौन कौन सी एंट्रीज जो है वो वेरीफाई मतलब बैंक ने क्लियर कर दी है और कौन कौन सी एंट्री बैंक ने क्लियर नहीं की है। सो हम पहले कुछ एंट्रीज करेंगे बैंक से रिलेटेड और फिर उनको वेरीफाई करेंगे रिकंसिलिएशन के थ्रू, बैंक बीआरएस के थ्रू, कि कौन कौन सी एंट्री बैंक ने क्लियर की है और कौन कौन सी नहीं की। और जो भी एंट्री बैंक ने क्लियर नहीं की है तो उसको हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, कि बैंक से पूछेंगे कि क्यों नहीं हुई, क्या रीजन रहा, तो उसको फिर सोल्व करेंगे उस रीजन को। तो हम यहाँ पर सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन कर सकते हैं,
कि कौन कौन से इंटर बैंक ने क्लियर की, कौन कौन सी नहीं की, तो उसकी पूरी डिटेल के साथ हम यहाँ पर काम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो फीचर आपका रहेगा वो होगा कि आपको यहाँ पर सबसे पहले बैंक क्रिएट करना है। जिस बैंक के अंदर आप एंट्रीज करना चाहते हो तो आपका पहले बैंक क्रिएट होना चाहिए। तो न्यू लेजर के अंदर आकर मैं बैंक अकाउंट बना दे रहा हूँ और लेजर नेम में मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ एसबीआई बैंक, और इसे ये कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये एसबीआई नाम से पहले बना हुआ है। तो अगर आप इसी के साथ कंटिन्यू होना चाहते हो जो ऑलरेडी बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना खुद से अलग कोई और बनाना चाहते हो तो उसका नाम लिखो और इसे सेव करो। देन इसके बाद अब आपको बैंकिंग से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स करनी है, वो आप अकाउंट्स के अंदर वाउचर्स में करोगे, ये सारे वाउचर्स का यूज करते हो। जैसे कि मैं पहले क्या कर रहा हूँ कि बैंक में पैसा जमा कर रहा हूँ, बैंक से निकाल रहा हूँ, तो वो एंट्री कॉन्ट्रा में जाती है, और एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये 3 टाइप की एंट्री आप कॉन्ट्रा में करते हो। बैंक में पैसा बैंक से निकालना, बैंक में जमा करना, और एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना। अब यहाँ एक बैंक और दूसरे बैंक का क्या मतलब है कि हमारे 2 बैंक में अकाउंट है, एक एसबीआई में, एक पीएनबी में। मैं अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो वो एंट्री सिर्फ कॉन्ट्रा में जाती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और पर्सन, थर्ड पार्टी, सेकंड पर्सन के अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हो, वो एंट्री कॉन्ट्रा में नहीं जाएगी, वो तो पेमेंट होगी, वो पेमेंट में जाएगी। तो कॉन्ट्रा में सिर्फ आपके बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आती हैं कि आपने बैंकिंग टोटल जो है वो क्या ट्रांजेक्शन किए हैं बैंक में जो है पैसा जमा करना, निकालना, और एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना। ये 3 टाइप की एंट्री ही सिर्फ इसके अंदर आती है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्ट्रा में जाएंगे, या डेट मेंशन करेंगे जिस डेट को आप एंट्री कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं पैसे डिपॉजिट करने की एंट्री कर रहा हूँ, तो एंट्री होगी डिपॉजिट करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मैंने पीएनबी बैंक में पैसा जमा किया है, जितने रुपए भी किए हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। चेक नंबर या कोई ड्राफ्ट नंबर है तो आप डाल दीजिए। डेबिट कौन हो रहा है, बैंक हो रहा है। मैंने पीएनबी बैंक में पैसा जमा किया और एंटर किया। कोई चेक नंबर या वो है तो आप डाल दीजिए। क्या कह रहे हैं ये, सेम लेजर, ओ सॉरी, ओके। तो यहाँ पर कैश अकाउंट आएगा और यहाँ पर पीएनबी। यहाँ पर जो भी चेक नंबर वगैरह था या कोई नरेशन में आपने कुछ भी लिखना है तो आप नीचे लिख सकते हो, देन इसे सेव कर दें। उसके बाद एक और एंट्री करता हूँ विड्रॉल करने की, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर आप चूज कर लीजिए क्रेडिट साइड में कैश, सॉरी क्रेडिट में तो बैंक रहेगा क्योंकि बैंक से पैसा निकल रहा है, तो पीएनबी बैंक को चूज किया। जो अमाउंट है वो अमाउंट डालो और यहाँ पर आप कैश डेबिट कर दीजिए, और जो चेक नंबर या फिर कोई भी नरेशन है तो आप नीचे लिख सकते हैं, देन सेव कर दीजिए। ऐसे ही मैं पीएनबी बैंक से एसबीआई बैंक में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो बताइए क्या एंट्री होगी। SBI to PNB. एसबीआई टू पीएनबी, तो क्रेडिट कौन होगा, पीएनबी। तो जितनी अमाउंट है वो आप लिख दीजिए, और यहाँ पर मैं एसबीआई को डेबिट कर रहा हूँ, तो एसबीआई में पैसा आ रहा है और पीएनबी से जा रहा है, तो वो एंट्री मैंने यहाँ कर दी। ऐसे मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, किसी को चेक इशू कर रहा हूँ, तो अकाउंट में गया, वाउचर एंट्री में गया, पेमेंट में जाता हूँ। मैंने कहा कि सैलरी मैंने पे की है एसबीआई से, तो मैं यहाँ एंट्री करता हूँ सैलरी अकाउंट डेबिट टू एसबीआई अकाउंट। मैंने जितनी भी सैलरी की है वो अमाउंट यहाँ पर डाल दी मैंने। एसबीआई से की है, पीएनबी से की है, मैंने कहा पीएनबी से किया है क्योंकि मैं पीएनबी से रिलेटेड रिकंसलेशन करने वाला हूँ, तो मैंने पीएनबी को डाल दिया, देन इसे सेव कर दिया। और ऐसे मेरे को किसी से चेक रिसीव हुआ है तो अकाउंट के अंदर वाउचर एंट्री में गया, तो यहाँ पर रिसिप्ट के अंदर जाता हूँ, तो अकाउंट्स के अंदर वाउचर एंट्री में रिसिप्ट में गया और रिसिप्ट पे क्लिक किया। मैंने कहा कि मुझे चेक रिसीव हुआ है इंटरेस्ट का, तो क्या एंट्री होगी वहां पर, इंटरेस्ट का चेक रिसीव हुआ है तो क्या एंट्री होगी, Bank to interest. बैंक टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट क्रेडिट, और जो अमाउंट है वो डालो यहाँ पर, और डेबिट होगा पीएनबी, देन इसे यहाँ पर चेक नंबर वगैरह डाल दीजिए,
देन कोई चेक नरेशन है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, देन इसे सेव कर दो। तो इस तरीके से कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ डन कर दी। इसके बाद मैं रिकंसिलिएशन करना चाहता हूँ, तो डिजिटल में यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन वाले ऑप्शन पे जाने के लिए आप डिजिटल वाले मेन्यू पे क्लिक करेंगे। इसमें बैंक रिकंसिलिएशन का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पर वो बैंक चूज करोगे, कौन से बैंक को वेरीफाई करना है, चेक करना है पासबुक के से। मैंने पीएनबी को चूज कर लिया एंड ओके कर दिया। ओके करती जो भी ट्रांजेक्शन अभी आपने की थी वो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर है और रेड कलर में, बिकॉज अभी तक ये वेरीफाई नहीं हुई है। तो वन बाय वन इनको हम वेरीफाई कर देते हैं। तो ध्यान रखना कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से नजर आ जाए चीजें। जैसे यहाँ पर पीएनबी चूज कर लिया था और ओके कर दिया था तो हमारा अकाउंट ओपन हो गया था, ये सारी एंट्रीज आ गई थी यहाँ पर। अब वन बाय वन इन सारी एंट्रीज को आप वेरीफाई करना चाहते हो, यहाँ पर क्लियरिंग डेट डालना चाहते हो, तो आप क्या करो, एंट्रीज के ऊपर जाकर एंटर करो। एंटर करते ही एंटर क्लियरिंग डेट का एक ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा इधर। तो जो क्लियरिंग डेट आप इधर डालोगे वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, डेट डालनी है कि हमने ये एंट्री बैंक ने किस दिन क्लियर की। तो जैसे कि 9 तारीख को हमने एंट्री की है, तो मैं कहता हूँ कि 9 तारीख को ही बैंक ने क्लियर कर दी। तो मैं यहाँ पर 9 जुलाई 21 मेंशन करके एंटर करके ओके कर दिया। तो ये एंट्री आपकी डन हो गई। ऐसी सेकंड एंट्री पे आते हो, जो एंट्री आप वेरीफाई कर देते हो वो येलो कलर से फिलअप हो जाती है। और फिर सेकंड एंट्री पे आप आते हो, इस पे आप यहाँ पर एंटर करते हो और इसकी क्लियरिंग डेट डालते हो। मैंने कहा ये डेट, ये भी 9 तारीख को क्लियर हो गई, ओके कर दो। नेक्स्ट एंट्री पे आता हूँ, इस एंट्री की मैंने भी डेट सेम डाल दी 9/7/21। बट जो ये एसबीआई वाली एंट्री है, मैंने कहा ये एंट्री जो है वो 10 तारीख को क्लियर हुई है, तो एंटर किया तो यहाँ पर 10/07/21 एंटर। तो ये एंट्री भी क्लियर हो गई। ये वाली एंट्री भी मैंने कहा 11 तारीख को क्लियर होगी, तो 11/07/21। तो सारी एंट्री की क्लियरिंग डेट मैंने डाल दी वन बाय वन और इस क्लियरिंग डेट वाले कॉलम में आ गया। और जिस इसकी क्लियरिंग डेट डाल दी है उसमें येलो कलर से बैकग्राउंड फिलअप हो गया, जिससे वो बता रहा है कि ये सारी डेट आपने डाल दी है, क्लियर कर दी है। बस अब ये सारी डेट डालने के बाद आप अपडेट बटन पे क्लिक करोगे। अपडेट पे क्लिक करते एक मैसेज आएगा आपके पास, आर यू श्योर टू सेव द चेंजेस, यस। तो ये सारी डिटेल्स चेंज हो गई और फिर एक और मैसेज आएगा कि 5 एंट्री अपडेट हुई है, यस ओके। तो जैसे ये सारी डिटेल सही हो जाएंगी, आप फिर से जाकर अगर उस बैंक में जाकर देखोगे कि आपका जो पीएनबी बैंक की जो सारी एंट्रीज थी वो क्लियर हुई नहीं हुई, तो उसको सेलेक्ट करके ओके करो। तो ये देखो सारी ग्रीन आपको मिलेंगी। तो ग्रीन मतलब आप क्लियर हो चुकी है, मतलब सारी डेट आप डाल चुके हो, वो डेट एंट्रीज क्लियर हो चुकी है। तो येलो मतलब आपने डेट फिलअप कर दी और क्लियर मतलब ग्रीन हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बैंक रिकंसिलिएशन का यूज कर सकते हो। बैंक रिकंसिलिएशन समझ में आया आप सभी को? यस और नोट, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका बैंक रिकंसिलिएशन का फीचर था। इसके भी नोट्स को राइट करिए अपनी नोटबुक।